नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जो बंगाल विभाजन की छवि है और इसने जो भारत के तात्कालीन परिप्रेक्ष्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न की और जो स्वदेशी आंदोलन चला वो काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसकी हम चर्चा करेंगे, विस्तार से इसे हम समझेंगे और आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की सीरीज़ का यह हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा की है। और हम जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता अर्थात 1947 तक हमारा फ्रीडम मूवमेंट जाएगा, तो बिल्कुल हम विस्तार से बैक टू बैक इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर यही वाला वीडियो आप हमारा विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको वीडियो 1 से शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि एक बेसिक जो है आपके मन में बनेगा और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये टॉपिक जो है हेल्पफुल रहेगा। आपको एक और बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि हमारा जो वीडियो है स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को भी टारगेट करके बनाया गया है जिससे आप 3 मार्कर या 5 मार्कर के जो क्वेश्चंस है उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम आपको बताएं MPPSC के प्री के सिलेबस के लिए तो यूनिट 2 में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। मेंस की बात करें तो पेपर 1 की यूनिट 3 में हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है जो देश की आज़ाद करने के लिए लड़ा गया था, उसके कई चरण हैं। हम इसको कई स्टेप्स में इसका स्टडी करेंगे। तो इसके बेसिकली 6 चरण हैं जिसमें हम बैक टू बैक इन सभी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रेड हाईलाइट से आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा जो 5th लेक्चर में हम उग्र राष्ट्रवाद के बारे में बातें कर रहे हैं। किस टॉपिक के अंदर क्या क्या है दोस्तों, इसके पहले जो 1 और 2 है हम प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। देन बैक टू बैक इन सारे जो स्टेप्स हैं सबको हम सीक्वेंस में समझेंगे और हर एक घटना का अच्छे से जो है विवरण प्रस्तुत करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारे फैक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो इसमें कवर हो जाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। उग्र राष्ट्रवाद का युग तो हमें पता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, तो उस समय जो भी डेलीगेट्स थे उसके कांग्रेस के जो मेंबर थे वो उदारवादी थे। फिर बाद में जो है 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार होती है तो इसमें उग्र राष्ट्रवाद का जो है जन्म होने लगता है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इसमें हमें 6 टॉपिकों को समझना है। उग्र राष्ट्रवाद का क्या कारण है ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। दोनों ही जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, अर्थात बंगाल विभाजन के कारण ही जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। फिर इसके बाद हम सूरत विभाजन देखेंगे, हालांकि वो भी इससे जुड़ा हुआ है लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको अगले में बात करेंगे। बंगाल विभाजन को दबाने के लिए जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन संचालित हुआ था उसका दबाने के लिए सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की, क्या क्या स्टेप उठाए दमनात्मक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 1909 में ही पार्लियामेंट्री सुधार भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। तो ये तो वीडियो आएंगे हमारे बाद में। तो जो रेड हाईलाइट आप देख पा रहे हैं आज हम इन टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया कि बंगाल विभाजन से ही स्वदेशी आंदोलन जो है जुड़ा हुआ है। अगर कुल मिला के आप इस पूरे वीडियो को एक लाइन में इसको कंक्लूड करना चाहे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ या उसकी घोषणा की गई बंगाल विभाजन की देन इसके बाद जो है एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया, अर्थात इसके विरोध में घोषणाएं की गई कि अगर अंग्रेज़ हो आप बंगाल का विभाजन करोगे तो हम ऐसा ऐसा काम करेंगे। हालांकि पार्टीशन हो गया, देन फाइनली फिर स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो स्वदेशी आंदोलन भी बहुत छोटा सा है, स्पेशली इसमें जो है विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। एक छोटा सा लेकिन बहुत जो है प्रभावशाली
प्रभावशाली और दूरगामी ये कदम था। तो हम बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो हुआ क्या, हमें पता है कि 1899 से 1905 तक जो भारत की बागडोर थी वो किसके हाथों में थी, लॉर्ड कर्जन के हाथों में थी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कई प्रतिक्रियावादी नीतियां ये लेके आया था। तो जब लॉर्ड कर्जन आया तो इसने जो है बंगाल विभाजन का पहले हम कारण समझते हैं एक्चुअल में तो क्या हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन जब बना तो ये देख रहा था कि बंगाल में जो है राष्ट्रवाद पनप रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अपने मुद्दे को अब दृढ़ता के साथ रख रहा है, मजबूत हो रहा है, क्योंकि उसमें उग्र राष्ट्रवादी नेता भी प्रखर हो रहे थे। तो उसने बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए एक योजना बनाई और सोचा कि क्यों ना हम बंगाल का विभाजन कर दे और इसमें कुछ सांप्रदायिकता के को भड़काकर जो वहाँ के लोग हैं उनमें आपस में ही उनको लड़ाई के लिए मजबूर किया जाए। तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन की योजना लेकर आया और तर्क ये दिया कि भाई बंगाल की विशाल आबादी है और हम प्रशासन को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हमें जो है बंगाल का विभाजन करना अति आवश्यक है। तो यह जो है इन्होंने कारण प्रस्तुत किया। हालांकि हमें पता है कि बंगाल में काफ़ी पॉपुलेशन उस समय भी थी, लगभग 78 मिलियन। ठीक है, 78 मिलियन जो है पॉपुलेशन थी। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जनसंख्या होगा। करोड़ों में जनसंख्या थी उस समय भी बंगाल में, जो कि आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला पार्ट भी आता था, असम वाला भी कुछ पार्ट आता था। तो वो पूरा उस समय बंगाल हुआ करता था। और बंगाल का अपना एक अलग ही जो है इतिहास में अलग ही स्थान रहा है कि किस प्रकार से राष्ट्रवादी नेता वहाँ पर आए, कितने फेमस जो पर्सनालिटी वहाँ पर जन्म जिन्होंने लिया है, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। मुग़लों के टाइम पे भी उस वाले एरिया का काफ़ी प्रभाव था। इनफैक्ट जो अंग्रेज़ है कच्चा माल ले जाते थे तो 60% जो रॉ मटेरियल है वो बंगाल से ही ले जाते थे, इतना संपन्न था बंगाल। तो बंगाल में ही सब कुछ हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद भी पनप रहा था, बहुत अच्छे अच्छे राष्ट्रवादी नेता जो है वहाँ पर जन्म लिए, वहाँ पर हुए हैं। चलिए, तो आप समझ गए कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि हम ऐसा करेंगे। अब लॉर्ड कर्जन ने जो है 2 रूपरेखा बनाई कि भाई हम बंगाल का विभाजन 2 आधार पे करेंगे, एक भाषा के आधार पर करेंगे और एक धर्म के आधार पर। भाषा के आधार पर इसमें बंगाली भाषा भाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए। ठीक है, क्योंकि कुछ साइड जो है हिंदी बोलते थे, कुछ साइड पर बंगाली बोलते थे। तो पूर्वी बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। वर्तमान में पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है और कुछ चेंजेस के साथ पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश बन चुका है, उसमें से कुछ भाग जो असम आज हमारे भारत में है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो भाषा के आधार पर इन्होंने आधार बनाया और धर्म को आधार बनाया, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल वाला इलाका था वो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। ठीक है, तो उस वहाँ पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, तो सोचा कि वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो इनमें मतभेद बढ़ेंगे, भाषा के आधार पर भी मतभेद हो गए। अब बंगाल ही जो थे अपने ही बंगाल में अल्पसंख्यक बन गए। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन की नीति थी। डाटा हम आपको बताएंगे तो याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको डाटा को रहने देते हैं। लॉर्ड कर्जन ने साथ में एक बात और कही, मुसलमानों के प्रति प्यार जताते हुए एक बात कही। 1857 में तो उन्होंने काफ़ी शोषण किया था मुसलमानों का, लेकिन बाद में सोचा कि क्यों ना हम मुसलमानों को अपने लुभावने में ले लें। तो बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया था उन्होंने बाद में, अभी नहीं, बाद के कुछ लोगों ने। अभी तो हम भैया बंगाल विभाजन की रूपरेखा पर ही हैं। कर्जन ने मुसलमानों के प्रति प्यार जताते हुए कहा था कि ढाका नए मुस्लिम बहुल प्रांत की राजधानी बन सकता है, क्योंकि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी जो कि मुगल शासकों के समय उनमें पाई जाती थी। तो इस प्रकार से उसने अपने जो है तर्क रखे। अब क्या होता है, दिसंबर 1903 की बात कर लीजिए या बात कर लीजिए जनवरी 1904 में जो कर्जन है उसने आइडिया दिया किसका, बंगाल विभाजन का, कि हम प्रशासन नहीं संभाल पा रहे, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हमें बंगाल का विभाजन करना है। तो किसी किसी बुक में दिसंबर 1903 लिखा रहता है, कहीं पर जनवरी 1904 लिखा रहता है, दोनों ही एक दूसरे की नियर वाला टाइम पीरियड है, तो इससे कोई लेना देना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसने ऐसा कहा, ठीक है।
अब प्रतिक्रिया आई तुरंत, क्योंकि उस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, एक प्रमुख जो था संगठन था अपनी आवाज़ को प्रखर करने का। तो उदारवादी नेता स्पेशली सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के मित्र के मित्रा, अर्थात इनका नाम था कृष्ण कुमार मित्रा, तथा पृथ्वीश चंद्र रॉय ने इसका विरोध किया। और क्योंकि ये उदारवादी दल के नेता थे, उदारवादी दल तो हिंसा करते ही नहीं थे, तो इन्होंने क्या करा, विरोध स्वरूप सरकार को प्रार्थना पत्र सौंपे कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, या जो भी उनका उस समय लैंग्वेज रही होगी। कई सभाएं आयोजित करी, जन समुदाय को संबोधित किया, निंदा प्रस्ताव पारित किए, और जो हितवादी, यहाँ पर इसको इत्यादि नहीं है, ये हितवादी है, एक समाचार पत्र था, हितवादी, संजीवनी एवं बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया। ठीक है, किसने? उदारवादी दल के नेताओं ने। अब क्या होता है कि जुलाई 1905 में, अब लेकिन जो ये उदारवादियों ने जो ये काम करा कि भैया ऐसा प्रस्ताव पारित करा, विरोध करा, इसका जो है ब्रिटिशर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और आखिर में उन्होंने जुलाई 1905 में घोषणा कर ही दी कि हम तो बंगाल का विभाजन करेंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया आने के बाद भी उन्होंने दरकिनार कर दिया उदारवादियों को और बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जुलाई 1905 में। अब शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की। ठीक है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो गया, अब होती है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ठीक है, कि अगर बंगाल का विभाजन आप करोगे तो हम भी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करेंगे, और इसके फलस्वरूप वहां पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों से ये आग्रह किया कि भाई आप मैनचेस्टर के जो कपड़े हैं जो कि ब्रिटेन से आते थे, लिवरपूल से बने नमक का बहिष्कार करें। ठीक है, और उसकी जगह पर स्वदेशी अपनाएं, अर्थात भारत में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को इस स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा के बाद भी जो है स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को एकदम लीगली, अर्थात विधिवत लागू हो जाता है। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। और ये वाली डेट आपको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। 16 अक्टूबर को बंगाल के लोगों ने शोक दिवस मनाया। ठीक है, तो कब विभाजन फाइनली, वो आइडिया आया था जनवरी 1904 में, जुलाई 1905 में घोषणा करी, लेकिन इन सब में दोनों में इम्पॉर्टेंट डेट है 16 अक्टूबर 1905। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या होता है? विधिवत लागू हो जाता है। अगर हम बात करें तो स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्रा के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद रखना है के मित्रा। ये उदारवादी दल के एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने संजीवनी ये पत्र का संचालन भी करते थे। उनके पत्र का नाम था संजीवनी। उसमें इन्होंने जो है विचार अपना प्रस्तुत किया था और वो मान लिया गया। अब जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई, विधिवत लागू हो गया, तब प्रदर्शनकारियों ने या हम कहें आंदोलनकारियों ने या हम कहें राष्ट्रवादी नेताओं ने क्या क्या किए। तो आंदोलनकारियों ने क्या किए, तो ये आपको याद रखना है। इस दिन को इन्होंने मनाया शोक दिवस। ठीक है, जैसे शोक का मतलब आपको क्लियर होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। तो शोक दिवस मनाया, लोगों ने व्रत रखे, गंगा में स्नान किया तथा नंगे पांव पदयात्रा करते हुए वंदे मातरम गीत गाया। हमें पता है वंदे मातरम का हमारे भारतीय इतिहास में क्या विशेषता रही है। और अपनी एकता को प्रदर्शित करने के लिए हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। ठीक है कि वो बंगाल का विभाजन नहीं चाहते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस ने विशाल जनसभा को क्या किया? संबोधित किया और पैसा इकट्ठा किया, फंड इकट्ठा करा। लगभग 50,000 रुपये इकट्ठे हो चुके थे। और अगर हम आपको बात बताएं तो इस समय पे जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने एक गीत भी लिखा, अमार सोनार बंगला करके, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रीय गीत है। तो वो भी उन्होंने इसी समय पे इसकी रचना की।
स्वदेशी आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ पर हुआ, तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो स्वदेशी आंदोलन का पुणे मुंबई में इसका प्रचार प्रसार किया किसने? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। किसको? स्वदेशी आंदोलन को। अगर हम आपको एक और फैक्ट बताएं तो आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। चलिए, तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना प्रस्तुत की। राष्ट्रवादी या भारत के राष्ट्रवाद को तोड़ने के उद्देश्य से बहाना बनाया प्रशासनिक तर्क का और बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप जो है उदारवादियों ने कुछ विद्रोह करे, ठीक है, प्रार्थनाएं की, सभाएं की, लेकिन जब फाइनली बंगाल का विभाजन हो गया तो फिर क्या करा? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रूपरेखा सब कुछ याद रखनी है। अब हम कांग्रेस की स्थिति देखते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में INC कहते हैं। जब बंगाल का विभाजन हो गया हमें पता है हर साल कांग्रेस का अधिवेशन कहीं ना कहीं किसी शहर में आयोजित किया जाता था और जनरली ये दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता था, ठीक है। तो जब 1905 में अब क्योंकि बंगाल विभाजन हो चुका है तो बनारस में इसकी अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसका अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये वही हैं जो गांधी जी और जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर हम गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की बात करें तो वो है MG रानाडे, ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है बनारस में हुआ, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की और इन्होंने 2 प्रस्ताव पारित किए। पहला, बंगाल विभाजन की आलोचना की, कर्जन की आलोचना की, और बंगाल में भंग नहीं है, ये बंग है, ठीक है, बंग भंग विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान को समर्थन दिया, ठीक है। इन्होंने भी क्या करा? स्वदेशी अभियान को समर्थन दिया। फिर इसी दारोमदार में स्वदेशी आंदोलन भी पैरेलल चल रहा था, बंगाल विभाजन हो चुका था और 1906 में फिर समय बीतता गया, ठीक है, ये कामकाज चलते रहे। बाल गंगाधर तिलक जो है बाहर की ओर प्रसार कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का, लाला लाजपत राय पंजाब में कर रहे थे, ये हमने आपको पिछले बताया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आता है और उदारवादी और उग्रवादियों में एक प्रकार का मतभेद आता है। उदारवादी ये चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए क्योंकि विभाजन बंगाल में हुआ है, और उग्रवादी नेता चाहते थे कि बंगाल विभाजन को संपूर्ण देश में फैलाया जाए और एक जन समूह को इकट्ठा करके पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाए। तो इस बात को लेकर मतभेद थे। 1906 भी आया, फिर फाइनली 1907 में कांग्रेस का जो है विभाजन हो जाता है कुछ और मतभेदों को लेकर। तो इसी बीच में 1906 में जो है कलकत्ता में अधिवेशन अब कांग्रेस का आयोजित किया जाता है। अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर जनरली उग्रवादी दल के नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जो है अध्यक्ष बने और उदारवादी दल के नेता जो है रासबिहारी जो है घोष को बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों के जो फिर मध्यस्थता के कारण जो है फाइनली दादा भाई नौरोजी बने और इन्होंने स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया, उग्रवादी जो नेता हैं उनके दबाव के कारण। किसको? स्वराज को। अब स्वराज का जो अर्थ था उस समय के अकॉर्डिंग स्वराज का अर्थ था शासन पद्धति, वो शासन पद्धति समझा गया जो सभी निवेशित देशों में प्रचलित हो। स्वशासित उपनिवेशों में जो प्रचलित थी प्रथा, अर्थात ब्रिटेन के अंडर में रह के अपना शासन जो लोग खुद चलाते थे, जनरली उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में यही चीज़ थी, तो उन्होंने उसके सिमिलर इस चीज़ को स्वराज समझा, ठीक है। स्वराज का मतलब ये नहीं कि आप भाग जाओ हम शासन कर रहे हैं, कि जैसे दूसरे देशों में प्रचलित है हमें स्वशासित उपनिवेश का दर्जा दिया जाए, ये उस समय इसका अर्थ निकाला गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्वराज की प्राप्ति को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर हुआ था, इस प्रकार से। तो ये फैक्ट याद रखना। जब स्वदेशी आंदोलन इसके पैरेलल अभी भी चल रहा था, जगह जगह पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी, स्वदेशी को अपनाने को कहा गया था, जो है बाहर के नमक
का यूज़ नहीं करने को बोला गया था। इसके अलावा नेताओं ने लोगों से स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, सरकारी सेवा, न्यायालय और जो भी व्यवस्थापिका सभाएं होती हैं, नगर पालिकाएँ, राजकीय उपाधि इत्यादि का बहिष्कार करने की भी अपील की थी। तो कई पैमानों पर ये चीज़ें जो है चल रही थी। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो 1906 का अधिवेशन था उसमें राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया था। तो ये फैक्ट याद रखना। चलिए अब स्वदेशी आंदोलन का क्या रूप रहा था, क्या क्या हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था, जनसभाएं आयोजित की गई थी, विरोध प्रदर्शन किए गए, काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर किए गए, स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का गठन किया गया। ये फैक्ट भी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो किन स्वयंसेवी संगठन समितियों का गठन किया गया, तो बारिशल में अश्विनी कुमार दत्त ने जो है स्वदेश बंधन समिति का गठन किया। साउथ में अगर हम बात करें तो जो है स्वदेशी संगम समिति गठित की गई। तमिलनाडु में वीओ चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा और कुछ वकीलों ने मिलकर क्या करा, स्वदेशी संगम जो है गठित किया। अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधन समिति का गठन किया। इस प्रकार से कई समितियां गठित की गई जो जन जागरण हेतु विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाते थे, जिनमें व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था, स्वदेशी गीतों को गाना, कार्यकर्ताओं को नैतिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण, अकाल महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सहयोग, नए स्कूलों की स्थापना एवं स्वदेशी दस्तकारी हेतु प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रम जो है संचालित किए गए थे। चलिए अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या हुआ था। तो परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सव की शुरुआत हुई थी। हमें पता है इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव स्टार्ट किया, शिवाजी उत्सव को स्टार्ट किया, जिससे कि क्रांति का संचालन में काफ़ी मदद मिली। हालांकि इसके पूर्व ही तिलक ने ऐसा नहीं है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ, हम यहाँ पर आपको बात स्पष्ट कर दे। तिलक ने 1893 में जो है गणपति उत्सव की शुरुआत की थी। देन 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। तो इन जो उत्सव मनाते थे, महाराष्ट्र से शुरुआत की थी, तो देश के विभिन्न भागों में भी ये मनाने को प्रेरित किया गया। और हम जानते हैं गणेश जी का उत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है हमारे इधर। तो इस प्रकार से इन्होंने कार्य किए। और जो राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम स्टार्ट किया, स्वदेशी, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा गलत लिखा गया। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किए गए। 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। तो ये फैक्ट याद रखना कि 1906, इधर लिख देते हैं, 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया तथा अरविंद घोष इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। इस प्रकार से कई और संगठन खोले गए थे। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। इसके अंतर्गत हम बात करें अगर, तो जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे, ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। ठीक है, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। पूछा जा सकता है एग्जाम में, फैक्ट याद रखिए ना, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने। तो इस प्रकार से अनेक जो है उद्यम स्थापित किए गए। सांस्कृतिक जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा, ये बताया हमने आपको। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने सुदेश गीतम की रचना की, तो इसको भी याद रख लीजिए। सुदेश गीतम की इसी दौरान रचना की गई थी। गीतम किसने? सुब्रमण्यम भारती ने, सुब्रमण्यम भारती ने। तो ये चीज़ें याद रखना। इसके अलावा हम बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अर्थात चित्रकला के माध्यम से जो है इन्होंने राष्ट्रवाद को प्रखर किया। तो ये भी याद रख लीजिएगा, फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? नंदलाल बोस। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव भी इनको प्राप्त हुआ था, नंदलाल बोस को। ठीक है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव प्राप्त हुआ नंदलाल बोस को। चलिए, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में जन सहभागिता का किस प्रकार से योगदान रहा था।
तो विद्यार्थी महिलाएं मुस्लिमों की हम स्पेशली बात करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वदेशी को व्यवहार में अपनाया और कहीं जगह जो है धरने दिए, प्रदर्शन किए। छात्रों की जो भागीदारी थी सबसे ज़्यादा बंगाल, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में विशेष रूप से पूना और दक्षिण भारत जैसे गुंटूर, मद्रास, स्लेम के विभिन्न हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। हालांकि अंग्रेजों ने जो है, अब हम उसे सरकार कहे तो दमनपूर्ण नीति का सहारा लिया, छात्रों को प्रताड़ना दी, छात्रवृत्तियां वापस ले ली, सरकारी सहायता नहीं दी, जुर्माना लगाया, गिरफ्तार कर लिया और सरकारी नौकरियों के अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, हालांकि इसके जो परिणाम है बाद में और आएंगे। चलिए महिलाओं की बात करें तो स्वदेशी घर की चार दीवारियों से केंद्रित महिलाएं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों की मध्यम वर्गीय महिलाओं ने भी इस आंदोलन में जो है भाग लिया था। अब हम मुस्लिमों की बात करें तो कुछ मुस्लिमों ने जो है स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था और कुछ ने बंगाल विभाजन का समर्थन करके इसमें भाग नहीं लिया था। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के दौरान अनेक मुस्लिम नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। किन्होंने हिस्सा लिया तो इसके नाम आपको याद रखना है। बैरिस्टर अब्दुल रसूल, ठीक है, अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन और गजनवी मौलाना आज़ाद ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और जो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, जिन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्होंने बंगाल विभाजन का क्या किया था, समर्थन किया था। क्योंकि उच्च मध्य वर्ग के अधिकांश मुस्लिम नेता आंदोलन में उन्होंने कोई भाग नहीं लिया था, अर्थात हम कहें उन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, अर्थात वो अंग्रेजों के पक्ष में थे उस समय। चलिए, तो ये हमने इसकी बात की। और इस चीज़ के परिणाम स्वरूप जो श्रमिक हैं उन्होंने कहीं जगह पे हड़ताल भी की थी, तो ये चीज़ भी इसके अंतर्गत जो है आती है। तो ये हमने आपको जन भागीदारी का दायरा बताया। अब जब ये घटनाक्रम चल रहा था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, फिर 1905 में ही जो है अगस्त में स्वदेशी आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो गई। तो इस प्रकार से जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी घटना हो रही थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तो क्रांतिकारी आतंकवाद उभरने के भय से 1911 में बंगाल विभाजन की योजना को फाइनली अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ठीक है, सरकार ने इसके अलावा और क्या किया, तो भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दी और तब से लेकर आज तक दिल्ली ही भारत की राजधानी है लगातार। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना, पूछा जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब बनाया गया। और अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जब दिल्ली को भारत की 1911 में राजधानी बनाया गया तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? कर्जन ने तो बंगाल विभाजन तैयार करा था, लेकिन 1905 के बाद उनका टाटा बाय बाय हो गया था, तो उसके बाद आए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना, हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय थे, इन्हीं के कार्यकाल की ये प्रमुख घटना थी, तो इनका नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। बिहार, उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर दिया गया तथा असम को एक नया प्रांत बना दिया गया है। प्रथम नहीं है, एक नया प्रांत बना दिया गया, तो ये फैक्ट पृथक है, एक्चुअल में ये पृथक बना दिया गया, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम फटाफट जल्दी से, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, लेकिन बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द हो गया तो क्या स्वदेशी आंदोलन का क्या हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन एक्चुअल में 1908 तक आते आते ही ठंडा पड़ चुका था। इसके कई सारे कारण थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कई कठोर दमनात्मक कार्यवाही अपनाई थी। हमने जैसा बताया, जो है लोगों को प्रतिबंधित कर दिया था, उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी, उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी, उनको कारावास में बंद कर दिया जाता था। इस प्रकार से कई इन्होंने स्टेप्स उठाए थे। आंदोलन है क्षेत्रीय संगठन है, पार्टी का रूप नहीं ले सका। और सबसे स्पेशली जो फैक्ट है आपको याद रखना है कि हमें पता है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गरम दल और उदारवादी दल के नेताओं में विभाजन हो गया था और इसके परिणाम स्वरूप क्या करा, जो अंग्रेज थे उन्होंने कई नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। इसी दौरान उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल दे दी और उनको कहाँ भेज दिया, बर्मा भेज दिया। ठीक है, और दूसरे कई नेता को, लाला लाजपत राय बाहर चले गए, विदेश
कांग्रेस चले गए, और जो अरविंद घोष थे उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर वो पांडिचेरी चले गए। इनके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की है। तो इस प्रकार से जो मुख्य नेता थे वो क्या कर रहे थे, हटा दिए गए, तो आंदोलन ठंडा पड़ गया था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जो है याद रखना है। तो ये फैक्ट्स आपको जो है याद रखना है। देन इसके अलावा हम बात करें तो ये हम बता ही चुके हैं, आंदोलन समाज के सभी वर्गों में अपनी पेठ जो है नहीं बना सका था। तो स्वदेशी आंदोलन का हमने यहाँ पर जो है एग्जाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा की है। ये हमने जितना भी आपको स्टडी मटेरियल बताया, आप बाकायदा इसके नोट्स बनाकर मेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कई पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने बात करी आज बंगाल विभाजन की और स्वदेशी आंदोलन की। अब इसके बाद हम बैक टू बैक चलेंगे सूरत अधिवेशन पर कि क्या होता है और किस प्रकार से और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन होता है। तो उस पूरी रूपरेखा को हम समझेंगे और साथ में हम यही देखेंगे कि जब सूरत का विभाजन हो जाता है और स्वदेशी आंदोलन ठंडा पड़ जाता है तो सरकार और कौन कौन से कानून लाती है, क्योंकि सरकार कुछ नए ऐसे कानून लाती है ताकि भविष्य में स्वदेशी आंदोलन को रोका जा सके। उस सब की हम चर्चा करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।